Hello everyone, my name is Arpana and welcome to my YouTube channel Arpana Educator. आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोका। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी है। तो आज हमें पढ़ना है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स से। तो पहले हमने ये पढ़ा कि कैसे जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स थे वो ह्यूमंस में कॉज करते थे। अब हम एनिमल्स और प्लांट्स में पढ़ेंगे कि वो एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे कॉज करते हैं। तो इन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। ये जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में या फिर प्लांट्स में ही डिजीज़ नहीं कॉज करते हैं, ये दूसरे जानवरों में भी कॉज करते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन और एक कैटल डिजीज़ है जो कि हमें एक बैक्टीरियम से होती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। और जो जितने भी कैटल्स होते हैं उनको माउथ की और फूट यानी पैरों की जो बीमारी होती है वो भी एक वायरस से होती है। अब ये एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स एक डिजीज़ है जो कि हमें किससे होती है? हमें होती है वो एक बैक्टीरियम से। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नेम है रॉबर्ट कॉच कौन थे? इन्होंने 1876 में बैक्टीरियम डिस्कवर करा था। एक बैक्टीरिया को डिस्कवर करा था जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसने जो कि क्या कॉज करता था? जो एंथ्रेक्स की बीमारी कॉज करता था। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कॉच, जिन्होंने 1876 में एक बैक्टीरियम को डिस्कवर करा था बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स डिजीज़ को कॉज करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पौधों में, जैसे जो वीट गेहूं का पौधा होता है, चावल, आलू का, गन्ने का, ऑरेंज, एप्पल्स, इन सब के पौधों में और दूसरे पौधों में भी कुछ माइक्रोब जो होते हैं इनमें एंटर करते हैं और उनको बीमार कर देते हैं। The diseases reduce the yield of crops. See table 2.2 for some such plant diseases. अब ये हमने यहाँ पर 2.2 में कुछ प्लांट डिजीज़ेज़ हैं जो स्पेसिफिक माइक्रोब से हमें कॉज होते हैं प्लांट्स को। पहला है सिट्रस कैंकर। ये एक प्लांट डिजीज़ है जो कि हमें बैक्टीरिया से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी हमें ये किससे होता है? ये हमें एयर के थ्रू होता है। सेकंड है रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का सड़ जाना, जो कि फंगी से होता है। या तो ये एयर से फैलता है या तो ये सीड से फैलता है। अगर सीड्स गंदी है और वो अगर यील्ड में क्रॉप में आ गई तो वो पूरे क्रॉप को ख़राब कर देगी। येलो वीन मोसेक ऑफ भिंडी ओकरा, भिंडी को हम ओकरा भी कहते हैं। एक येलो वीन, उसमें भिंडी में एक येलो वीन आ जाती है जो कि वायरस कॉज करता है। और वायरस वो कहाँ से कॉज करता है? वो इंसेक्ट से आ जाती है, यानी कि इंसेक्ट में ये होता है वायरस और फिर वो वायरस आ जाता है इसमें। अब आगे हम पढ़ेंगे कि वो कैसे कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अब ये कैसे कंट्रोल हो सकता है? ये कुछ माइक्रोब्स को मारने से कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम, अगर पेस्टिसाइड्स आपने सुना होगा, अगर हम पेस्टिसाइड्स को क्रॉप में अगर हम स्प्रे कर देंगे तो ये जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग, यानी कि हमें फूड से कैसे पॉइजनस होती है। Bhujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. अब बूझो जो था, उसके फ्रेंड ने उसको एक पार्टी में इनवाइट करा था। उसको उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड स्टफ़ था, उसने बहुत सब कुछ खा लिया था। अब जैसे ही वो घर पहुँचा उसे वॉमिटिंग आने लगी, फिर उसको हॉस्पिटल ले
जाया गया, फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको फूड पॉइजनिंग, इस कंडीशन को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अब पहेली ये सोचती है कि कैसे हमारा एक जो खाना जो हमें एनर्जी देता है वो हमारे लिए एक पॉइजन, जहर भी बन सकता है। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, पहले तो हम समझते हैं कि ये होता कैसे है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब जो ये फूड पॉइजनिंग होता है, ये किससे होता है, जब हमारा खाना ख़राब हो जाता है कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, तो हम उस खाने को जब खाते हैं तो हमें भी क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फिर हम भी वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इस खाने पे ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, और कभी कभार इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए हार्म होता है, पॉइजनस, ऐसा ये सब प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए हार्म होता है। जब हम उनको खाते हैं तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, इसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। लेकिन फूड पॉइजनिंग होता क्या है, देखो फूड पॉइजनिंग का मतलब, एक मिनट, these make the food poisonous causing serious illness and even death। अब फूड पॉइजनस से हम बीमार भी हो सकते हैं, एकदम सीरियस डिजीज़ हो सकती है, हमको एकदम बीमार पड़ जाएंगे और हमारी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। हमें खाने को ख़राब होने से बचाना चाहिए। अगर हम खाने को ख़राब होने से बचाएंगे तो कम चांसेस है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो और हम बीमार पड़े। तो देखो फूड पॉइजनिंग क्या था, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं और हम जब उस खाने को खाते हैं, स्पॉइल्ड खाने को, तो हमें भी क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं फूड पॉइजनस। ठीक है, अब लेकिन इससे बचते कैसे हैं, तो हमने फूड पॉइजनस तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि अब हम खाने को इन माइक्रोब से, इन दुश्मन वाले माइक्रोब से बचाएं कैसे। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि कैसे हम अपने जो फूड है ना, जैसे कि ग्रेन्स हमने जब हार्वेस्ट कर लिया था तब हम स्टोरेज पे आए थे। अब जब हम स्टोर करके रखते हैं तो फिर हम उसको अच्छे से बचाते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि उसमें अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि उसमें कोई भी माइक्रोब एंटर ना करे और हमारी इतनी मेहनत से उगाई हुई क्रॉप को कोई नुकसान ना पहुँचे। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब हम बने हुए खाने को घर पर कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस। अब आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आपने ब्रेड को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और बाहर बारिश का मौसम है मस्त, तो फिर वो क्या हो जाता है, ब्रेड वो मॉइस्ट कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, और फिर वहाँ पर फंगस अटैक कर देता है उस पर और वहाँ पर फंगी लग जाती है ना, कुछ ग्रीन से पैचेस आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं। एंड स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो खाना ख़राब हो चुका है, तो जब खाना ख़राब हो जाता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, ठीक है, उसका बैड टेस्ट होता है, उसका बहुत ज़्यादा गंदा टेस्ट होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ खाना जो स्पॉइल हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल, गंदा टेस्ट और उसका कलर जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है। इज़ स्पॉइलिंग ऑफ अ फूड अ केमिकल रिएक्शन। अब आपको बताना है कि ये स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम जो आम ऐसे ही लाते हैं, जो आम हम लाते हैं और हम सोचते हैं कि उसको कल परसों में खा लेंगे। अब आप कल परसों में खाने चलते हो तो वो तो भाई सड़ जाता है पूरा। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब जब नानी या मम्मी जब हमारे लिए दादी नानी मम्मी अगर आम का अचार बनाती हैं तो वो तो इतने साल तक चलता है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो ख़राब ही नहीं होता। मतलब
ख़राब ही नहीं होता, वो एकदम चलता ही रहता है। तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसे जो आम आता है वो हम खाते हैं, वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता है, पर जो नानी जो हमारे लिए मैंगो के पिकल्स बनाती है, जो अचार बनाती है आम के, वो बहुत सालों तक चलते हैं। तो वो ये सब सोच कर ना कंफ्यूज हो जाती है। तो हम भी पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। अब हम कुछ कॉमन मेथड्स पढ़ेंगे जो हमारे होम्स में करे जाते हैं फूड को बचाने के लिए। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम इसको यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे खाने पे अटैक करते हैं तो हम उससे बचा कैसे सकें अपने फूड को। सबसे पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, सॉल्ट्स एंड एडिबल्स ऑयल्स आर कॉमन chemicals generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives। अब क्या होता है, आपने नमक देखा होगा, और जो कुछ एडिबल ऑयल्स, कुछ खाने वाले जो ऑयल्स होते हैं, वो एक कॉमन केमिकल्स होते हैं। जनरली हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ना मतलब चेक करते हैं कि हाँ उसमें, अगर हम जैसे मान लो कोई अगर अचार का एग्जांपल लेते हैं, तो अचार में क्या डला होता है, सॉल्ट डला होता है, और क्या डला होता है, तेल डला होता है ना। तेल ज़्यादातर डला होता है क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उग नहीं पाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती उनकी। तो इसीलिए हमारे लिए सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स क्या हुए, प्रिजर्वेटिव्स हुए। ठीक है, क्या हुए, प्रिजर्वेटिव्स हुए। अब वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब हम डालते हैं सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स पिकल्स यानी अचार में। हम किस लिए डालते हैं इसको, अटैक ऑफ माइक्रोब्स के लिए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अटैक जब हमारे पिकल्स में होती है तो उसको बचाने के लिए। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेन दो वर्ड्स हैं, सोडियम बेंजोएट और है दूसरा सोडियम मेटाबिसल्फाइड। अब ये क्या है, ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं केमिकल मेथड में। अगर हम देखें तो अगर हम इसको हमारे किसी भी चीज़ में डालेंगे फूड में, तो ये इनको ख़राब नहीं होने देंगे, मतलब उसमें क्या नहीं आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। ये जैम्स में भी डाले जाते हैं। जैम्स और स्क्वैशेस कुछ एक ड्रिंक्स होती है, स्क्वैशेस आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। जैम्स अधिकतर बच्चों ने खाया ही होगा, तो वो उसमें भी डाला जाता है ताकि ये स्पॉइल ना हो। सेकंड है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। अब कुछ कॉमन साल्ट आपने होता होगा, हम उसको बचाने के लिए, मीट और फिश को बचाने के लिए हम उस पर लगाते हैं। आपने देखा होगा मीट में और फिश को उस ड्राई सॉल्ट से कवर करा जाता है ताकि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। और इस सॉल्टिंग को हम आंवला, रॉ मैंगोज़ या और टैमरिंड एक्सेट्रा में भी लगाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो पक सके। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर को कैसे हम प्रिजर्व कर सके, मतलब शुगर से हम कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो देखो, जो जैम्स होती है और जो जेलीज़ होती है और कुछ स्क्वैशेस, ये शुगर के द्वारा प्रिजर्व करी जाती है। हम जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस में हम शुगर डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। शुगर क्या करता है, इन कंटेंट का मॉइस्चर रिड्यूस करता है, जिससे बैक्टीरिया क्या नहीं कर पाता, उसमें ग्रोथ नहीं कर पाता और वो खाने को स्पॉइल नहीं कर पाता है। ठीक है, नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल और विनेगर डालकर भी आप प्रिजर्व कर सकते हो। कैसे, हम यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। अब हम ऑयल और विनेगर का भी यूज़ करते हैं हमारे अचार को बचाने के लिए बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होता है ना, ऐसे एनवायरनमेंट में वो नहीं रह पाता है। तो कुछ वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फिश, मीट्स, इन सबको हम बचाने के लिए हम ऑयल विनेगर का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हम गर्म और ठंडे इन्वायरमेंट में भी अगर हम रखते हैं ना फूड को, तो भी वो बच सकता है। कैसे बच सकता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आपने सुना होगा पेस्चराइज मिल्क। पेस्चराइज मिल्क ना, उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अब पेस्चराइज मिल्क ना एकदम, उसको मतलब बॉइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एकदम माइक्रोब से फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब्स से। ठीक है, कैसे, क्या करते हैं इसमें, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री टू
70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। दूध को हम गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 या फिर 30 सेकेंड के लिए, और उसके बाद हम उसको सडनली चिल्ड करते हैं, यानी कि उसको अचानक से जैसे ही वो हमने उसको गर्म करा 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए, वैसे ही अचानक हम उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और फिर उसको स्टोर करके रख देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब ये ऐसे करने से क्या होता है, इसमें माइक्रोब्स नहीं लगते हैं, ठीक है। अगर कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स अगर रहते भी हैं तो वो भी मर जाते हैं। सो दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर करा था, लुईस पास्चर ने डिस्कवर करा था। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन में क्या होता है, हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस के लिए बॉईल करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद उसको सडनली चिल्ड करते हैं और फिर स्टोर कर देते हैं। ऐसा करने से कोई भी वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन को लुईस पास्चर ने डिस्कवर करा था, ये इम्पॉर्टेंट है पेस्चराइजेशन। अब नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। अब हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली, अब लास्ट में आता है स्टोरेज भी करके रखते हैं और पैकिंग भी करके रखते हैं। आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स देखा होगा, वेजिटेबल्स भी इवन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में भी सोल्ड बिकने लगी है, ताकि उसमें माइक्रोब्स का प्रिवेंट ना हो, यानी हम एक टाइप से स्टोरेज अच्छे से पैकिंग कर हम बेचते हैं। तो हमने पहले क्या क्या पढ़ा, केमिकल मेथड पढ़ा जिसमें हमने सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिसल्फेट पढ़ा। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, और फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स में हमने पेस्चराइजेशन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा स्टोरेज एंड पैकिंग। अब नेक्स्ट हम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।